नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडिया अहेड हिंदी और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। सतयुग में एक नाम सुना होगा आपने, भागीरथ, जो मोक्षदायिनी गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे। और आज भी वो गंगा पापियों के पाप धोने का काम करती है। कलयुग में भी भागीरथ हैं। जी हाँ, आगरा में भागीरथ एक ऐसे शख्स का नाम पड़ा जिन्होंने गंगा और यमुना का मिलन कराया, जिसके बाद उन्हें आगरा का भागीरथ के नाम से जाना गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आगरा दक्षिण विधानसभा सीट से 3 बार के विधायक और योगी कैबिनेट में मंत्री। हमारे साथ मौजूद हैं योगेंद्र उपाध्याय जी, कैबिनेट मंत्री। सर, आपका इंडिया अहेड हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, बात इसी से शुरू करते हैं क्योंकि शिक्षा एक ऐसी ज़रूरत है इंसान की जिसके बाद उसको उसके सही आयाम के विषय में पता चलता है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी, इन तीनों का अभी क्या भविष्य है? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार के पहले शिक्षा बड़ी दुर्दशा को प्राप्त थी। और यदि मैं कहूं कि कोई राजनीतिक दल यह कहकर वोट मांगे कि हम तुमको नकल का अधिकार देंगे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य उस प्रदेश या देश का हो नहीं सकता, उसके भविष्य का हो नहीं सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश का ये दुर्भाग्य था कि पिछली सरकारें ऐसी आईं जिन्होंने ये कहा कि तुम हमको नकल का अधिकार दो, हम तुमको नकल का अधिकार देंगे तो हमको सत्ता दो। ऐसी परिस्थिति से निकलकर शिक्षा आई जब योगी सरकार ने अपने कार्यकाल को शुरू किया। उसको वहाँ से निकाल कर लाना एक बड़ा ही बड़ा काम था और योगी जी ने उसको पहले 5 साल में तो उसको पटरी पर लाए और दूसरे जो साल अब 2 बीते हैं, इसमें उन्होंने ऐसा बना दिया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बनने जा रहा है। इसमें एक उत्तर प्रदेश जैसे 18 मंडलों का प्रदेश है, 18 कमिश्नरी है यहाँ पर। कितना बड़ा दुर्भाग्य कि इतने बड़े प्रदेश में इतने सालों में 6 कमिश्नरी बिना राजकीय विश्वविद्यालय के थी। योगी जी की सरकार ने संकल्प लिया था अपने संकल्प पत्र में कि अब हर मंडल में एक राजकीय विश्वविद्यालय होगा और आज हर मंडल में एक राजकीय विश्वविद्यालय की स्वीकृति मिल चुकी है। 3 की निर्माण कार्य भी है और पाठ्यक्रम भी शुरू हो गया है और 3 का शिलान्यास अभी 19 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं, जिसमें देवी पाटन यानी विंध्यवासिनी देवी के नाम पर भी है, पाटेश्वरी देवी के नाम पर भी है, शाकुंभरी देवी जी के नाम पर है, मुरादाबाद विश्वविद्यालय, सुहेल देव विश्वविद्यालय और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। तो ये 6 विश्वविद्यालय निजी क्षेत्रों में भी प्रोत्साहन दिया जाए शिक्षा को और विश्वविद्यालय खोले जाए, जिससे प्रतिस्पर्धा होगी और जब प्रतिस्पर्धा होगी तो निश्चित रूप से शिक्षा का स्तर सुधरेगा। तो 22 निजी विश्वविद्यालयों को LOI मिली पिछले 2 साल के अंदर, जिसमें लगभग 8 विश्वविद्यालय को LOP भी मिल चुकी है। तो ऐसे जब विश्वविद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं तो वहाँ रोजगार के अवसर भी हैं। 22 विश्वविद्यालय जब प्रारंभ हो जाएंगे तो 25 से लेकर 30,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। अभी 8 विश्वविद्यालय वहाँ शिक्षकों की भी भर्ती हो रही है, गैर शिक्षक कर्मचारी की भर्ती हो रही है और अन्य प्रकार के रोजगार मिल रहे हैं। यह एक व्यवस्था बनी है। जी, शिक्षक भर्ती को लेकर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरीके आप भी जिक्र कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती को लेकर प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। जो नया शिक्षा नीति आयोग बना है वो भी अस्तित्व में नहीं है। कब तक उम्मीद जताई जा रही है कि भाई वो अस्तित्व में आ जाएगा और जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है वो आसान हो जाएगी? नया शिक्षा सेवा चयन आयोग एक इसलिए नया बनाया गया क्योंकि पिछले व्यवस्था बड़ी दुरूह थी और जटिल थी। अब शुचितापूर्ण चयन की प्रक्रिया हो, पारदर्शी प्रक्रिया हो, इसके लिए एक चयन आयोग का गठन किया है माननीय योगी जी ने और उसमें सब कार्रवाई पूरी हो चुकी है, आवेदन भी आ चुके हैं। अब चयन होना है। मुझे लगता है कि फरवरी माह के अंत तक ये चयन की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी और शिक्षा चयन आयोग अपना कार्य प्रारंभ कर देगा, जिससे कि द्रुत गति होगी चयन करने में। जी, शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो रोजगार परक शिक्षा नीति उत्तर प्रदेश में किस तरीके से काम कर रही है? क्योंकि उच्च शिक्षा का मतलब है कि उसके बाद आपको रोजगार की आवश्यकता होती है, तो उस क्षेत्र में लेकर क्या काम कर रही है सर? देखिए, रोजगार जब आसानी से मिलेगा जब शिक्षा का स्तर अच्छा होगा।
मैं इससे पहले, योगी जी की सरकार से पहले आपको बताना चाहूँगा कि एक भी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का ए रैंकिंग का भी नहीं था। नैक रैंकिंग मिलती होती है, उसमें ए रैंकिंग का भी नहीं था। आज 5 सरकारी विश्वविद्यालयों का होना बहुत बड़ी बात है। सरकारी विश्वविद्यालय ए डबल प्लस रैंकिंग के, 3 सरकारी विश्वविद्यालय ए प्लस रैंकिंग के और 3 सरकारी विश्वविद्यालय ए रैंकिंग के। इसी तरीके से निजी विश्वविद्यालयों में 4 निजी विश्वविद्यालय ए प्लस रैंकिंग और 8 निजी विश्वविद्यालय ए रैंकिंग के। और यूजीसी ग्रेडिंग जो होती है उसमें लखनऊ विश्वविद्यालय यूजीसी की ग्रेड 1 को प्राप्त कर चुका है। आज उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय जो रैंकिंग प्राप्त हैं, इतने पूरे हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में नहीं है। ये शिक्षा का स्तर ऊपर उठा है। इसलिए शिक्षक भी इन्वॉल्व हुए उसमें, बिना शिक्षकों के इन्वॉल्व हुए, बिना विद्यार्थियों के इन्वॉल्व हुए ये स्तर ऊपर नहीं उठ सकता था। तो आज शिक्षा का हब बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश। उदाहरण के तौर पर बताऊंगा कि इनसे फ़ायदा क्या होता है जी। एक ही उदाहरण बताने के लिए काफ़ी है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जब तक ए डबल प्लस रैंकिंग नहीं मिली थी, 85 विदेशी छात्र पढ़ने आते थे। आज 1000 के करीब विदेशी छात्र पढ़ते हैं, वहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यानी जो हम लोग विदेश में जाते थे पढ़ने, आज विदेश के लोग हमारे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश निकट भविष्य में योगी जी के नेतृत्व में शिक्षा का हब बनने जा रहा है। साल 2024 और 25 का अंतरिम बजट अभी पेश हुआ लोकसभा में, उसमें विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालयों पर खासा ध्यान मोदी सरकार ने दिया है। उत्तर प्रदेश को भी इसका लाभ मिलेगा? बिल्कुल उसके मिलेगा और मिल भी रहा है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कहूँ कि स्मार्ट क्लासेस, एनईपी के लिए स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट लैब, डिजिटलीकरण शिक्षा का, परीक्षाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ना। आज उत्तर प्रदेश जो बदनाम था नकल के लिए, बदनाम था पेपर लीक के लिए, पेपर वितरण की प्रक्रिया को पूरी के पूरे टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया है। अब उत्तर प्रदेश में 1 साल से आपको पेपर लीक की घटना नहीं सुनने को मिली होगी। ऐसे ही शिक्षा परीक्षाओं में को शुचितापूर्ण करने के लिए उनको भी टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। काफ़ी कुछ जो बीएड की परीक्षा जो पिछले वर्ष हुई, एक भी नकल की या फर्जी छात्र बैठने की कोई घटना नहीं मिली है। इस बार भी बीएड की परीक्षाएं टेक्नोलॉजी से जोड़ के की जा रही हैं। अब हर परीक्षा को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा और शिक्षा का स्तर उत्तर प्रदेश में सुधरेगा। अभी आपने पेपर लीक का जिक्र किया। पेपर लीक मामले को लेकर के अभी एक कानून भी बनाया गया है, उसका उत्तर प्रदेश में भी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, कानून इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, तो हम कोताही नहीं बरतेंगे, क्योंकि शिक्षा आम जनमानस की नींव है। अगर नींव ही कमज़ोर होगी तो देश का भविष्य कमज़ोर होगा। इसलिए इसको सुधारने के लिए जो भी कड़े से कड़ा कदम, योगी जी इस मामले में बहुत कड़े भी हैं और बड़े निर्णय लेने में माहिर भी हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब केंद्र की सत्ता पर बैठते हैं तो एक नारा लगाते हैं, मेक इन इंडिया। डिजिटलाइजेशन देश में बढ़ने लगता है। अगर आज मैं आने वाले भविष्य की बात करूं, आगे क्या होने वाला है, तो आने वाला समय इस ओर इशारा कर रहा है कि आईटी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो है रोजगार होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं हरियाणा राज्य की बात करूँ तो वहाँ पर बीएससी कंप्यूटर साइंस में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो विज़न है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंटेशन को लेकर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार और आप क्या काम कर रहे हैं सर? देखिए, मैंने बताया कि आईटी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और जहाँ तक एजुकेशन में आईटी के इन्वॉल्वमेंट में है, आईआईटी हमारे और जितने भी संस्थान हैं और जो विश्वविद्यालय हैं, इसमें डिजिटलीकरण और उसमें टेक्नोलॉजी का समावेश, ये सब मिलके किया जा रहा है, जिससे कि शिक्षा टेक्नोलॉजी से जुड़ जाएगी तो निश्चित रूप से एडवांस शिक्षा भी प्राप्त कर सकेगा बालक और बच्चे, और आगे उसके भविष्य भी उज्जवल होंगे। जी, उत्तर प्रदेश में एक चीज़ सबसे ज़्यादा निकल कर सामने आ रही है कि जो विश्वविद्यालयों में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनकी जो रिटायरमेंट की आयु वो 62 वर्ष है। कयास लगाया जा रहा है कि वो 65 वर्ष हो सकती है। तो उसको लेकर दिशा में कोई काम करे सरकार? देखिए, ये थोड़ा सा चिंतन का विषय है जी। मैं निष्पक्षता से बात करूं तो जहां एक और जो अध्यापक चाहते हैं हमारी 65 वर्ष की रिटायरमेंट की सीमा हो जाए,
तो दूसरी उसका पहलू ये भी है कि नए लोगों को रोजगार के अवसर कम मिलेंगे, यानी इनके जब कार्यकाल बढ़ जाएगा तो नए लोगों के लिए मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। तो ये एक ऐसा बहुत संवेदनशील मुद्दा है, बहुत ही सोच विचार के इस पर निर्णय लेंगे। अभी इस पर विचार विमर्श और मंथन चल रहा है। शिक्षा के साथ साथ थोड़ा बात राजनीति पर कर लेते हैं। विपक्ष यही आरोप लगाता है कि ये जो सरकार है ये शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही मुद्दों पर फेल नजर आती है, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता है। उनका कहना है कि राज्य में कोई नए विश्वविद्यालय नहीं बन रहे हैं, स्कूलों की हालत जर्जर हुई रखी है, शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इन तमाम बातों पर आप क्या कहना चाहते हैं इंडिया अहेड हिंदी के माध्यम से? देखिए, बल्कि मेरा आरोप है विपक्ष पर कि आज किसी राज्य के 18 कमिश्नरी हों और 18 कमिश्नरी में 1/3 कमिश्नरी में राज्य के विश्वविद्यालय ही ना हो। ये पिछले 70 साल की देन है। इस योगी जी के 2 साल में 6 जो मंडल खाली थे, उन 6 मंडल में विश्वविद्यालय की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है या प्रारंभ होने जा रही है। एक बात। दूसरी बात, पिछले 15-20 सालों में एक भी निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, 2-3 को छोड़ दीजिए। आज 2 साल के अंदर 22 निजी विश्वविद्यालयों को LOI मिल चुकी है जी। और उसमें 8 को LOP मिल चुकी है और उसमें ग्रेडिंग भी प्राप्त कर चुके हैं या उस ओर बढ़ रहे हैं। तो ये उनका आरोप सरासर गलत है। ऐसी जब वो चिकित्सा की बात करते हैं तो योगी जी की सरकार का संकल्प कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, वह भी अपने प्रगति पर है। उनके समय में जितने मेडिकल कॉलेज थे और आज कितने मेडिकल कॉलेज हैं, वो स्वयं आंकड़े देख लें, उनको समझ में आ जाएगा। जी। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात किया जाए तो ये कहा जाता है कि गांव के विकास में शहर का विकास सुनिश्चित होता है और शहर के विकास से पूरे राज्य का विकास। ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं शिक्षा का अभी भी अभाव है, उसके लेकर आपकी सरकार क्या काम कर रही है उसको लेकर? माननीय योगी जी का एक विजन और है कि हर जिले में एक निजी विश्वविद्यालय हो। जब हर जिले में एक निजी विश्वविद्यालय होगा तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ही पहुंचेगा और चूंकि उसमें विश्वविद्यालय खोलने के लिए बड़ी ज़मीनों की आवश्यकता होती है तो शहरों में उतनी ज़मीनें मिलना मुश्किल है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में की ओर बढ़ते हैं। आज जितने भी हमारे 6 विश्वविद्यालय खुले हैं ये भी ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जितने भी निजी विश्वविद्यालय खुले हैं ये भी ग्रामीण क्षेत्र की ओर ज़्यादा है, क्योंकि उतनी बड़ी ज़मीन उपलब्ध होना शहर में आज मुश्किल है। 40-40 एकड़ भूमि, 20-20 एकड़ से ऊपर भूमि, तो वो ग्रामीण क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। और एक जो उन्होंने किया है, जो असेवित जिले हैं उनको इंसेंटिव्स के लिए एक नीति बना रहे हैं हम लोग, और नीति जल्द ही प्रख्यापित होगी जिसमें असेवित जिलों में इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, जैसे ज़मीनों को थोड़ा सस्ती मिलना उनको दिलवाना, ज़मीनों पर स्टाम्प ड्यूटी मुक्त करना, ज़मीनों के तक सड़क बिजली तक पहुंचाने की सरकारी व्यवस्था करना, उसके लिए उनको नहीं बेयर करना पड़ेगा, सरकार बेयर करेगी। बिजली के टैक्स को माफ़ करना 5-7 साल के लिए, एक ऐसी नीति बन रही है, उससे अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक उच्च शिक्षा पहुंचे। ये माननीय योगी जी का लक्ष्य है। अच्छा, उच्च शिक्षा का आप जिक्र कर रहे हैं, आपके नज़रिए से अगर देखा जाए तो उच्च शिक्षा में क्या क्या बदलाव अभी और होने बाकी हैं जो आपको लगता है कि अगर ऐसा होगा तो युवाओं को रोजगार परक शिक्षा मिल सकती है? देखिए, NEP में ये मुद्दा है। NEP से पहले क्या था? शिक्षा BA, BSc, MBA वगैरह कर लो, शिक्षा खत्म। शिक्षा को NEP का मूल बिंदु यदि मैं कहूँ, न्यूक्लियस क्या है NEP का? शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना। इन 3 बिंदुओं की परिधि में सभी नीतियां, कार्यक्रम, पाठ्यक्रम बन रहे हैं और इसी के तहत उत्तर प्रदेश में शिक्षा का IT से जोड़ना, हर विद्यार्थी को टैबलेट और स्मार्टफोन देना जिससे शिक्षा तकनीक से जुड़ सके। और पिछले 2 साल के 3 साल के अंदर लगभग 30 लाख बच्चों को, उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को ये टैबलेट और IT फोन, स्मार्टफोन मिल चुका है। इसी तरीके से स्मार्ट लैब, स्मार्ट क्लासेस, ये सब एडवांस की ओर ले जाना शिक्षा को, जिससे कि रोजगार के अवसर उपलब्ध हो और रोजगार से शिक्षा को जोड़ना।
आज वोकेशनल एजुकेशन दी जा रही है। जैसे प्लम्बर, छोटे छोटे काम भी उनके डिप्लोमा मिलेंगे, डिग्री के साथ डिप्लोमा मिलेंगे। प्लम्बर हुआ, कारपेंटर हुआ, या और 10 तरह के हैं। होटल बिजनेस की जो वो होते हैं जितने भी जॉब्स होती हैं उनको उनसे जोड़ना, तो ये सब नई शिक्षा नीति का अंग है। इससे रोजगार के अवसर निश्चित उपलब्ध होंगे। बिल्कुल, ऐसा कहा जाता है कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति खेती किसानी भी करेगा तो वो उसमें भी बहुत कुछ कर सकता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आपका विभाग है, उसमें क्रॉप्स को लेकर के क्या नई तकनीकी लेकर आप आ रहे हैं? और ऐसा जिस तरीके से आपकी सरकार हमेशा ये बात कहती है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, उसको लेकर के भी आपका कोई विज़न है, आपकी कोई प्रक्रिया चल रही है? देखिए, हमारे पास एक और डिपार्टमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मेन मुद्दा क्या है कि विज्ञान को ऐसा सहज और सरल बनाना कि आम जनता तक पहुंच सके। नक्षत्रशालाएं खोलना, आईटी पार्क खोलना, विज्ञान पार्क खोलना, साइंस सिटी बनाना, इस टाइप के कामों को, और साइंस को बड़ी सरलता से उनमें शोध करना, इंजीनियरिंग को जोड़ना, मेडिकल को जोड़ना, कृषि को जोड़ना। तो कृषि में जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और योगी जी का एक विज़न है, एक मिशन है कि किसान की आय दुगनी हो, तो एक हमारा डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक प्रक्रिया से गुजर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। पहला चरण उसका पूरा हो चुका है। कुछ ब्लॉक्स में उसने एक्सपेरिमेंट किया है हाइड्रो नैनो का उपयोग करके। उससे क्या हुआ है, ये जो रिजल्ट्स आए हैं, जो रिपोर्ट आई है, और कि एक तो क्वालिटी अच्छी हुई उसकी क्रॉप्स की, और उसकी क्वांटिटी भी बढ़ी, पर एरिया क्वांटिटी बढ़ गई। तो अब जब क्वालिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, तो एक मोटा अंदाज जो एक सरसरी तौर पर प्राइमा फेसिया में देखने को मिला कि लगभग उस उपयोग से विज्ञान से जोड़ के कृषि को लगभग 1.5 गुनी आय तो निश्चित होनी है। अब उसका दूसरा चरण है कि 2-3 जिले सेलेक्ट करके उसको पायलट प्रोजेक्ट बना के उनको किया जाएगा, और फिर पूरे प्रदेश में उस योजना को लागू करने का एक विचार है कृषि के साथ मिलकर, जिससे कि निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं कि 1.5 गुनी तो हो जाएगी, 2 गुनी तक पहुंच सकती है। जी, एक आखिरी सवाल यही है मेरा कि ऐसी कोई बात जो आप कहना चाहते हैं और इस पूरे साक्षात्कार के दौरान मैं आपसे नहीं पूछ पाया हूं और आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? आईटी भी मेरे पास एक क्षेत्र है। शिक्षा, आईटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इतने आपस में जुड़े हुए क्षेत्र हैं कि यदि इनको जोड़कर किया जाएगा तो देश नई दिशा की ओर जाएगा। जो माननीय योगी जी का और मोदी जी का विज़न है, उस दिशा में जाएगा। अब आईटी में उत्तर प्रदेश में अभी 2023 सेमीकंडक्टर नीति 2023 तैयार करके प्रख्यापित की गई है। उससे उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर बनाने का न सिर्फ अपने लिए उपलब्ध कराने वाला प्रदेश बनेगा, बल्कि निर्यातक भी बनेगा। आज तक इसमें ताइवान, चीन, अमेरिका, इनका प्रभुत्व था और यहाँ से हम लोग मंगाते थे वो सेमीकंडक्टर। अब उत्तर प्रदेश बहुत जल्दी ही सेमीकंडक्टर का निर्यातक प्रदेश बनेगा, यानी हिंदुस्तान में निर्यातक देश बनेगा। ये एक नया अचीवमेंट होगा जो उत्तर प्रदेश और देश को क्रांति देगा। एक आखिरी सवाल और इंडिया अहेड की एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग में आपसे जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में कितनी जल्दी शिक्षक भर्ती को लेकर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जो शिक्षक भर्ती रुकी हुई हैं वो कब तक पूरी हो जाएंगी ताकि प्रदेश में रोजगार के जो अवसर हैं वो खुलें और उन लोगों को रोजगार मिल सके? फरवरी अंत तक या मार्च फर्स्ट वीक तक शिक्षा आयोग की चयन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आवेदन आ चुके हैं, उसमें चयन प्रक्रिया शुरू हो रही है और उसके बाद वो कार्यान्वयन में आ जाएगा और अपना काम शुरू कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मंत्री जी इंडिया अहेड हिंदी से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आगरा दक्षिण से विधायक और कैबिनेट मंत्री जिन्होंने उच्च शिक्षा को लेकर के तमाम बातें की और निष्कर्ष यही निकलता है इन तमाम बातों को सुनने के बाद कि उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि आईटी के क्षेत्र में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रसर हो रहा है।